गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार की अधिकतम सुरक्षित चाल की गणना की थी जब कार किसी वृत्ताकार मार्ग से गुजर रही होती है। तो आज हम बंकित सड़क की बात करेंगे, ठीक है। तो बंकित वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई कार या कोई भी वाहन होगा, ठीक है, कार की अधिकतम सुरक्षित चाल की गणना कीजिए, ठीक है। अब बंकित सड़क क्या होती है, मार्ग या सड़क क्या होती है। देखिए, अभी तक के केस में हमने ये पढ़ा ना कि वृत्ताकार मार्ग होता है ऐसा, लेकिन वृत्ताकार मार्ग के साथ अगर वो स्लोप बन जाए, मौत का कुआं देखा है ना आपने, ऐसा तो होता ही है मौत का कुआं, उसमें गोल गोल तो घूमना होता है लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ढलान भी होता है। तो इसे हम कहते हैं, ये जो रास्ता है ना टर्न होने वाला, ये वाला, ये कैसा है, गोल भी घूमना है साथ में स्लोप भी है। तो यहाँ पर कोई बाइक वाला है जो मौत के कुएं में अगर घूमता रहता है ना, ऐसा जब मेले वगैरह लगते हैं उसमें आपने देखा होगा। तो ये इस तरह से जब घूमते हैं तो ये इसको आपने देखा होगा कितना बैलेंस बनाता है, इस स्लोप पर गोल भी राउंड लगाता है, ठीक है, चक्कर भी लगाता है और साथ में अपने आप का पूरा टिल्ट हो जाता है, पूरा झुक जाता है। उसके बावजूद इस बैंक रोड पर बैंक्ड ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ढलान है, बंकित कहते हैं जिसका मतलब है बंकित सड़क या बैंक्ड रोड, वहाँ पर अपना बैलेंस बनाता है। अब ये तो ऑलरेडी ट्रेंड है, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, इसलिए ये कैसे भी गाड़ी चला लेता है। लेकिन क्या हम इस तरह से हमें छोड़ दिया जाए इसके अंदर तो क्या हम चला पाएंगे? नहीं। हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली कई बार आप कार चलाते या गाड़ी में बैठे तो आप देखते हैं कि सर्कुलर पाथ के साथ साथ इस तरह से बैंक्ड रोड भी आ जाता है, बंकित सड़क भी आ जाती है। मतलब मोड़ तो है ही पर साथ में ढलान भी है, सेंटर की तरफ झुका हुआ है, ऐसा रास्ता है। तो देखिए, अगर कोई कार है, ये कोई कार है, हाँ कार जैसे ही कुछ लग रहा है, ठीक है, अब बन गई है कंप्लीट कार। ये कार है, ये आगे की तरफ ऐसे टर्न ले रही है और स्लोप पर भी है। तो हमें इसकी सेफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सुरक्षित चाल पता करनी है। ऐसी सुरक्षित चाल कि ये यहाँ से अंदर की तरफ ना गिर जाए, या स्लोप है तो ऑब्वियसली ये अंदर की तरफ गिरेगी, है ना, और ये सेफली ये टर्न लेकर यहाँ से गुजर जाए। तो उसके लिए आप देखिए कि जो भी ढलान है, मेन पहले क्या था, प्लेन रोड था, अब ढलान आ चुकी है, बंकित सड़क है। तो हम ये देखेंगे कि प्लेन और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, जिसे हमने विराम कोण भी कहा था कि जब कोई वस्तु किसी ढलान से गति करती है तो वो ये जो हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती है, वो उसका विराम कोण कहलाता है। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि माना इस वस्तु का द्रव्यमान m है और ये v वेग से गति कर रही है, तो इस वस्तु पे लगने वाला जो बल है हम इसके केंद्र से मापेंगे, ठीक है। ये r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, ये त्रिज्या r है सड़क की, तो या इससे दूरी r है ये मान लीजिए। तो यहाँ पर ये बिंदु से एक बल तो इसको अंदर की तरफ लग रहा है जो कि अभिकेंद्रीय बल है mv²/r। अगर इसका द्रव्यमान m है, इसका जो वेग है वो v है, r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, तो ये इस पे लगने वाला अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर होगा और उसका मान होगा mv²/r, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, एक्चुअली थोड़ा सीधा बना लेना, आप लोग ऐसे बना लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एक तो इस कार का खुद का वजन जो कहाँ है, नीचे की तरफ है, mg, ठीक है, और दूसरा है प्रतिक्रिया बल। अब प्रतिक्रिया बल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु स्पर्श कर रही है, जैसे मान लीजिए कार है, तो सड़क और उस टायर था, उस टायर के जस्ट 90 डिग्री पे ही उसका प्रतिक्रिया बल होगा। इसका नाम ही अभिलंब प्रतिक्रिया है। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पर हो। अब ये तिरछी है, दैट मीन्स इसका अभिलंब कुछ इसी से सीधा 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ऐसे, तो इसका 90 डिग्री का एंगल ऐसा बनेगा, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बना, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि सदिश राशियां जो होती है उसे हमें दो घटकों में वियोजित करना होता है अगर वो दोनों अक्ष के
बीच में आ जाए तो यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया भी कुछ इस तरह से तिरछा है, तो ये दोनों के बीच में लाने के लिए हमने इसे एक तो इसका क्षैतिज घटक ले लिया, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक तो हमने ये इसके साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। तो ये आर को हम दो भागों में तोड़ेंगे, आर कॉस थीटा, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज घटक है इसका, क्योंकि थीटा जहाँ बनता है वहाँ क्षैतिज होता है, और इसके लिए ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ होगा, इसी दिशा में। भाई ये यहाँ से जुड़ी हुई है, तो यहाँ से एक घटक ये हो गया तो दूसरा घटक ये हो गया। यहाँ पे मैं एरो बना के लिख देती हूँ आर साइन थीटा, सिंपल। अब मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूँगी, जब भी मैं गणना करूँगी तो इसके दो घटकों की गणना की जाएगी, ठीक है। अब देखिए कौन सा फोर्स बचा, एक तो इसका भार आ गया, एक अभिकेंद्रीय बल आ गया, एक इसके ऊपर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ गया जिससे हमने दो घटकों में तोड़ दिया, और एक इस कार के टायर और सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आ गया जिसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी। घर्षण बल F है दोनों के बीच में, ठीक है। अब यही घर्षण बल को ये भी दोनों अक्ष के बीच में है, तो इसे क्या करना है, इसे दो घटकों में वियोजित करना है। तो अगर मैं चाहे इसकी बात कर लूँ या थोड़ा सा ऊपर इसकी बात कर लूँ, बात तो वही है, रेखा दिशा तो वही है, तो इसका एक घटक तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये अगर थीटा कोण बना रहा है तो यहाँ से अगर मैं इसके घटक की बात करूँ तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल वे में मैंने यहाँ पर थीटा बना दिया, ठीक है, ये एक थीटा कोण है तो ये भी थीटा है। अब ये जो F यहाँ आ रहा है, ये इसके दो घटक कौन सा हो गया, एक तो ये क्षैतिज घटक हो गया जहाँ थीटा बन रहा है, और एक ही हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक में क्या बनेगा, F कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक में आएगा F साइन थीटा। तो इसके ऊपर टोटल कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, अब वो देखते हैं। देखिए ओवरऑल सारे फोर्स को दो भागों में तोड़ना है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक में अब हमारे पास क्या क्या बचा है, एक तो mv²/r, एक r साइन थीटा और एक f कॉस थीटा, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर घटक में क्या बचा, r कॉस थीटा, f साइन थीटा और mg है। अब इसकी थ्योरी आपको ऐसे ही लिखना है कि माना m द्रव्यमान की कोई कार है, v वेग से किसी बंकित सड़क पर गति कर रही है, तो उसके ऊपर केंद्र के द्वारा लगने वाला जो बल है अभिकेंद्रीय बल वो mv²/r होगा, जहां r उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। तब वस्तु पर निम्नलिखित बल काम करते हैं। अब कौन कौन से बल काम करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो अभिकेंद्रीय बल है ना, वो किसके बराबर होगा, इस r साइन थीटा और f कॉस थीटा के, क्योंकि ये दोनों बल ही ऐसे जो अंदर की तरफ लग रहे हैं, और इसी कारण कार हल्की सी झुक जाती है या उसको वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए एक आवश्यक बल मिल जाता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि r साइन थीटा और F कॉस थीटा दोनों केंद्र की तरफ है, मतलब ये अभिकेंद्रीय बल के बराबर है, समीकरण नंबर 1। दूसरा बल कौन सा काम कर रहा है, देखिए ऊर्ध्वाधर में देखिए r कॉस थीटा। अब ये बराबर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला इससे विपरीत दिशा में, तो ये दोनों, ये अकेला और इन दोनों का योग, ये दोनों एक ही दिशा में, तो इनका सम कर देंगे। तो एक ही दिशा में तो इनका योग कर लिया, ये अकेला किसके बराबर है, r कॉस थीटा के। तो r कॉस थीटा F साइन थीटा प्लस mg, ठीक है। अब इसका F साइन थीटा हम इधर ले आते हैं, तो r कॉस थीटा, F साइन थीटा इधर आया तो माइनस F साइन थीटा इक्वल टू mg, ये आपकी समीकरण 2 हो गई, ठीक है। अब सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब हम समीकरण यहाँ पर 1 को भाग दे देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1, 2 का भाग दे देंगे, यानी कि r साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा डिवाइडेड r कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा। अब देखिए ये तो दोनों LHS हो गए। अब RHS क्या है यहाँ पर, mv²/r/mg, m से m कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, अगर मुझे अपॉन में कॉस थीटा मिल जाए तो टैन थीटा बन सकता है, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी साइन थीटा है, कॉस थीटा मिल जाए तो टैन थीटा बन सकता है। आपने गणित का एक नियम पढ़ा है कि जो चीज़ें यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, तो जहाँ से वो चीज़ होती है वो निकल जाती है, और जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर वो बटे में लिखी जाती है। यहाँ से मैं कॉस थीटा कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन लेने से क्या हुआ, r साइन थीटा के पास इस टर्म में कॉस थीटा था क्या, नहीं था, तो जहाँ नहीं होता वहाँ अपन में लिख दिया जाता है, जबरदस्ती कॉमन निकाला है। अब जहाँ पर था वहाँ से तो निकल गया, ठीक है। ये मैथ्स का रूल है आपका, एक बार देखिएगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा।
नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ कि देखिए इसको रिवर्स करके देखिए, अगर मैं फिर से कॉस का अंदर गुणा कर देती हूँ तो कॉस से कॉस कट जाएगा, अगेन मुझे यही मिल जाएगा आर साइन थीटा, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो एफ कॉस थीटा, अगेन मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉमन भी कुछ इस तरह से लिया जाता है कि संतुलन की अवस्था बनी रहे। तो यहाँ पर कॉस थीटा नहीं था फिर भी कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बटे में। सेम वैसा नीचे भी होगा, कॉस थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचा आर माइनस एफ और साइन थीटा के अपॉन में क्या आ जाता है कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आर टेन थीटा प्लस एफ अपॉन आर माइनस एफ टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए आपने अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल दोनों के बीच में संबंध देखा था। क्या देखा था कि हम जानते हैं कि घर्षण बल जो रहता है वो अभिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और वो अनुक्रमानुपाती हटता है तो घर्षण स्थिरांक आता है, यानी कि एफ किसके बराबर होता है म्यू आर के। याद नहीं हो तो आप पीछे ये देखिएगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक और सीमांत घर्षण गुणांक का मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो एफ इक्वल टू म्यू आर होता है, तो जहां भी एफ दिख रहा है वहां म्यू आर रख दीजिए। तो आर टेन थीटा प्लस एफ की जगह म्यू आर अपॉन म्यू आर आर माइनस म्यू आर टेन थीटा। ऐसा करने से क्या मिला आपको, आपको दोनों ही टर्म में आर मिल गया। आर कॉमन ले लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो टेन थीटा प्लस म्यू, और इधर आर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस म्यू टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें तो वी स्क्वायर निकालना है, तो इसको मैं अरेंज करके लिख रही हूँ। वी स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, यानी आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर है तो अंडर रूट स्क्वायर हटेगा और अंडर रूट लग जाएगा। अब चूंकि सड़क व टायर के मध्य घर्षण का मान यदि बहुत कम हो, अगर मान लीजिए दोनों के बीच में घर्षण बहुत कम है, क्योंकि पहले ही ढलान वाला है तो ढलान में हमेशा घर्षण कम ही होगा, कार हमेशा थोड़ा सा स्लिप जेक के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे एज कम्पेयर टू प्लेन सड़क के। ठीक है, तो घर्षण का मान यदि बहुत कम होगा, तब बहुत कम होगा तो म्यू लगभग 0 के बराबर होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस, ये पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि म्यू की जगह हमने 0 रखा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये इतना ही इसका सॉल्यूशन है और यही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनता है फॉर्मूले का, न्यूमेरिकल भी बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है उसके लिए, और साथ में इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके 11th क्लास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और आपको खुद भी इस पर बुक में से जो न्यूमेरिकल है उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।